नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो फिर आज से बात करने वाले हैं हम फिर भारतीय थल सेना परीक्षा 2021, जो कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा होगा। ठीक है, तो फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका जो थी वो आपकी थी रजिया सुल्तान। यानी कि इस ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ इसके बारे में जान लेते हैं कुछ हम लोग कि जो है दिल्ली पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। और रजिया सुल्तान को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने पर्दा प्रथा का न केवल विरोध किया बल्कि खुद भी त्याग किया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। उसके बाद से राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। देखिए, राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो आपका 6 साल होता है। तो बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्य जो सभा होती है, ठीक है, जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो देखिए, याद रखेंगे आप सरल से। सरल का मतलब कि सरल का मतलब होता है जो है सांसद, और र का मतलब होता है राज्यसभा, और एल का मतलब होता है लोकसभा। तो इसको याद रखते हैं 79 और 80, और फिर क्या हो जाएगा 81। यानी कि संसद का उल्लेख 79 में है, 80 का उल्लेख जो है आपके राज्यसभा का है, और अनुच्छेद 81 में जो है वो आपका कौन सा है? लोकसभा का उल्लेख है। तो सरल से जो है आप आसानी तरीके से याद रखेंगे कि किस का जो है किस आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वे ये, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा को अस्थायी सदन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है कि भारत की सबसे पहली बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो देखिए, वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। यानी कि जो है आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए इंदिरा गांधी नहर के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और 649 किलोमीटर है यह। और दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर उत्तर पश्चिम के विशाल नहर है, जो सतलुज नदी पर हरिके बैराज के राजस्थान के थार रेगिस्तान तक इस नहर का माध्यम से जो है पानी पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा, सतलुज नदी पर, कहाँ पे? सतलुज नदी पर हरिके बैराज से राजस्थान के थार रेगिस्तान से इस नहर के माध्यम से पानी पहुंचता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? तो देखिए, बुद्ध के जो जीवन से जुड़ा था वो था आपका मगध। कौन सा था? मगध था। गंधार, अवंती और कौशल, ये आपके जो है क्या थे? ये तो सभी जो है महाजनपद आपके हैं। ठीक है ना? तो महाजनपद में एक मगध जो है आपके किससे जुड़ा हुआ है? बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित तो कौशल राज्य है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो होगा कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा ये वाला कौशल राज्य। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कौन सा होगा आपका? कौशल राज्य होगा। ठीक है, कौशल राज्य हो जाएगा। बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है आपके सामने कि संबंधित कौशल राज्य है, क्योंकि कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? गौतम बुद्ध के। कौन? प्रसेनजीत। और देश की राजधानी श्रावस्ती थी, और महात्मा बुद्ध दीर्घकालिक तक श्रावस्ती में रहे। और यहाँ बौद्ध धर्मशाला, बौद्ध मठ तथा भगवान बुद्ध का मंदिर भी है। और गंधार और मगध का प्रत्यक्ष संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्येक संबंध जो है गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं है, गंधार और मगध। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर कौशल होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या कि वायु जिसमें नमी अपनी पूरी क्षमता से होती है। देखिए, वायु जिसमें नमी जो है अपनी पूरी क्षमता से होती है वो कौन सा होगा? सापेक्षिक आर्द्रता होगा, संतृप्त वायु होगा, विशिष्ट आर्द्रता होगा, या पूर्व आर्द्रता होगा। तो इसका जो जवाब है वो आपका सेचुरेटेड। कौन सा है? सेचुरेटेड जो है एयर है, यानी संतृप्त वायु है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं 100% होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? तो देखिए, धौलाधर जो श्रेणी की महत्वपूर्ण एक जनजाति है वो है आपकी गद्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गद्दी के बारे में। तो गद्दी जनजाति लोगों के धौलाधर श्रेणी के निचले भागों में बसे हुए हैं, और गद्दी जनजातियों की उनकी ईमानदारी, मैत्रीपूर्ण स्वभाव और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए बड़े पैमाने पर सम्मानित किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है कि कर्नाटक के
मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय आपका जो है स्थित है, ये हमसे पूछ रहा है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंडिकेट बैंक। कौन सा है? सिंडिकेट बैंक है, इसका मुख्यालय वहाँ पे स्थित है। बाकी व्याख्या आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि तूफानी हिंदुस्तान के रूप में किसे सराहा गया था? अब देखिए, तूफानी हिंदुस्तान के रूप में जिसे सराहा गया था वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जो धर्म शिकागो सम्मेलन जो हुआ था, जहाँ पे भाषण दिए थे, अपने बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किए थे, वही थे। जिनके बारे में आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने भारतीय संस्कृति की प्रमुखता को खूबसूरती से प्रदर्शित किया, और हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की गहराई पर आधिकारिक विवेकानंद की इस भाषण की हर ओर सराहना हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के रूप में भी सराहा गया। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तूफानी हिंदू के रूप में किसे सराहा गया? स्वामी विवेकानंद को। आपको पता है कि जो हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देखिए, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। तो ध्यान रखिएगा, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। अब देख सकते हैं इसके बारे में दिया भी गया है, छठा सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। ध्यान रखिएगा, छठा सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डों में से क्या है? ये एक है, जो कि 21 किलोमीटर तुरुसुलम में स्थित है आपका। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण यूरेनियम जो खदान है वो आपके जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा, सॉरी ये नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है, यानी कि जादूगोड़ा में है। और ये जादूगोड़ा जो है कहाँ पे है? तो ये जादूगोड़ा आपका झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन जो है, खदान जो है कहाँ पे है? झारखंड में है। और झारखंड के कहाँ पे? जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी व्याख्या में आपको यही दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको पता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो आपके बम्बई में आयोजित किया गया था। उसके बाद से 12वें प्रश्न की बात करते हैं, और 12वां प्रश्न है कि कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ में आयोजित की जा रही है। तो देखिए, कांबला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ में आयोजित की जा रही है। आपके सामने ऑप्शन दिया है 4, और ये है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और तेलंगाना। तो इसका जवाब है केरल, कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, एक जो है कर्नाटक सरकार द्वारा इसे कानूनी मान्यता दे दी गई है, जो कि भैंस दौड़ कर्नाटक सरकार द्वारा कैद कर दिया गया है, मान्यता दिया गया है, जो एक प्रकार का खेल है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राइम मेरिडियन डिग्री मेरिडियन पर स्थित है। देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है इसको इंग्लिश में दे दिया, जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, जहाँ से ग्रीनविच एक शहर होता है वहाँ से गुजरती है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, और वो है आपका सी 0 डिग्री। आप देख सकते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा को प्राइम मेरिडियन या प्रधान या उत्तर रेखा कहलाती है, और विश्व का मानक में इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। और लंदन के एक शहर ग्रीनविच से गुजरने के कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और प्रधान मध्याह्न रेखा को पूर्व में स्थित 180 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी देशांतर की ओर स्थित देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री होगा। कौन सा होगा? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 14वां आपका, ये है, देख ही लिया आपने इसका आंसर कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? वो है आपके मसूरी में। किस है? कहाँ पे है? मसूरी में। और ये मसूरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के मसूरी में ये जो है आपका स्थित है, ठीक। बाकी इसका जो है आप देख सकते हैं, इस राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना 1959 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी में की गई थी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका कि खासी और गारो जनजातियाँ बहुत बार पूछा जाता है। खासी और गारो जनजातियाँ, ये है आपके जो है, ये कहाँ है आपका? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में है, यहाँ पे आपका स्थित है, ठीक है, गारो खासी जनजातियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुक्रोज शर्करा, जिसको हम लोग चीनी का बोलते हैं, आणविक सूत्र क्या है? तो डायरेक्ट चीनी ना देकर सुक्रोज आपको दिया है, जो शर्करा बोलते हैं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट होगा, यानी C12H22O11 जो होता है ये सुक्रोज यानी शर्करा चीनी का होता है, ठीक। उसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का गलनांक होता है। तो देखिए, अभी देख लिया आपने, तांबे का गलनांक जो होता है वो 1000
1085 होता है, 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कम होता है। तो देखिए मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से अगर कम हो जाता है तो आपके दांत तुरंत क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है। प्राथमिक ईंधन जो प्रकृति ने हमको दिया है, ठीक है, उसी को प्राथमिक ईंधन कहते हैं। तो लकड़ी का कोयला ये तो आप प्रकृति का नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा, सीधा होगा कौन सा, कोयला। कोयला क्या है, एक प्राथमिक ईंधन है जिसे हम लोग प्राकृतिक ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो आपका किस में होता है, तो बी, यानी कि कौन सा, बी नंबर का मतलब कि लाल लाइट में। किस में होता है, लाल लाइट में जो होता है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। और एक और होता है और वो है आपका बैगनी। तो बैगनी और इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दो चीज़ें, ठीक है, एक है बैगनी और एक क्या है, लाल। इसमें प्रकाश संश्लेषण काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब व्याख्या में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दो रंगों में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का सबसे अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। ठीक है, एक बैगनी रंग है और एक कौन सा है, लाल रंग। तो लाल रंग के बाद तुरंत क्या आता है, बैगनी आता है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरी मापन की इकाई है। देखिए जो खगोलीय दूरी होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, यानी एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको याद रखना है 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है इसमें, तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचार में मदद करता है। तो देखिए जो रक्त संचार में मदद करता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट्स। कौन सा है, लिम्फोसाइट्स है। तो देख लीजिए लिम्फोसाइट जो होता है रक्त संचार में क्या करता है, मदद करता है। अगला है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने के कारण होता है। देखिए जब अधिक ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे जो वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा वो आपका निम्न हो जाएगा। और निम्न की वजह से जो है हम लोग इसे नाम देते हैं निम्न वायुमंडलीय दाब, जिसके कारण जो होता है ऊपर जाने पर मनुष्य के नाक से जो है खून के कारण बनते हैं। ठीक है, खून आने लगता है तो ये निम्न वायुमंडलीय दाब हो जाता है। अगला है कि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन है। तो देखिए वनस्पति विज्ञान का अध्ययन जो है वो पादप से है। किसके है, पादप जीवन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अब वनस्पति विज्ञान के पिता के नाम याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये पूछा जाता है हमसे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद से पौधों के विभिन्न भागों की संरचना, वृद्धि, विकास, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण आदि प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। 25वां क्वेश्चन है कि रिवॉल्वर का आविष्कार ने किया था। ठीक है, रिवॉल्वर का आविष्कार जो है किसने किया था। तो देखिए रिवॉल्वर का जो आविष्कार किया था वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल कोल्ट। किसने, सैमुअल कोल्ट ने किया था। कब, 1836 में। ध्यान रखिएगा 1836 में सैमुअल कोल्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसी बंदूक पेश की जिसमें 5 गोलियां भरी जा सकती थी। और उनका कारखाना गृह युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ अन्य उद्योगों में विनिमय भाग निर्माण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है और अगला है आपके सामने ये क्या बोल रहा है कि ये कोरोनाग्राफ का प्रयोग के लिए किया जाता है। देखिए कोरोनाग्राफ जो होता है पहले बहुत चर्चा में था कि कोरोना आया था तो उस समय बहुत लोग यही लगा देते थे, यानी सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचना, ये होता है कोरोनोग्राफ। कोरोना वायरस जिस समय आया था उस समय बड़ा ये चर्चा में था, तो सबको पता हो गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हर्ट्ज इकाई होती है। हर्ट्ज जो होती है वो ध्वनि यानी आवृत्ति की होती है यहाँ पे। ठीक है, हर्ट्ज किसकी इकाई होती है, आवृत्ति की होती है, यानी कि ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रथम गणनात्मक यंत्र है। जो प्रथम गणनात्मक यंत्र है वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एबेकस। कौन सा है, एबेकस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या कि ऐसे निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। देखिए कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है वो जॉन मैकार्थी है। कौन है, जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख लीजिएगा इनकी व्याख्या भी दिया गया है। वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं। यह एक विज्ञान है जो शरीर के दर्द के अध्ययन को से संबंधित है। वह अध्ययन से दर्द के कैसे अध्ययन से हो सकता है जी, ये भी हो नहीं सकता। यह वायु
यह वायु या गैस के प्रवाह की गति का विज्ञान है। और यह जनन अंगों का, जनन अंगों तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न है, अब यहाँ से मैथ का शुरू हो जाते हैं आपके प्रश्न, कि एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए क्रय मूल्य पर बेच रहा है ना, तो यानी कि 320 का सामान जो है 400 में बेच रहा है। इसका मतलब कितने का उसको जो है क्रय मूल्य पर बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हो रहा है? तो जो है क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि 400 में से 320 में से 400 घटाइए और 320 का ये कितना प्रतिशत है? तो 80 होगा और गुणे 100, तो 100 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 0 0 कट गया, 8 से 4 बार में और 4 से कितना बार में? 25 बार में, यानी 25% आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, आ जाएगा। देख लीजिए, मान लिया है क्रय मूल्य 1 रुपया है, 320 आमों का विक्रय मूल्य इतना है, तो दोनों बराबर थे यहाँ पे, ऐसे हल करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इतना का 30% कितना होगा? तो पहले इसका 30% निकालिए, तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा परसेंटेज से। अब 3 पे 15 से गुणा 15 3 45, 450 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 30 का गुणा 6 में कीजिए तो 180 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 600 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 630 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है, तो यदि भुजाओं का अनुपात 12, 13 और 15 है तो सबसे लंबी भुजा क्या होगी? अब परिमाप दे दिया है आपको, तो इसको सभी को जोड़ दीजिए। 12 13 कितना होता है? 25, और 25 15 कितना होता है? 25 और 15 जो होता है वो 40, तो 40 की वैल्यू दिया है 600। आप पूछ किसका रहा है? तो 15 का पूछ रहा है, सबसे बड़ा वाला, तो 15 की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से देखेंगे तो 0 0 कट गया, 4 से कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में। अब 15 का वैल्यू पूछा है तो 15 में 15 का क्या कर दीजिए? गुणा, तो कितना आ जाएगा? 225 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। ठीक है, तो मान के हल नहीं करना है, ये तो हल किया है मान के, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक मोटर बोट जो है धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लेता है, तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 2। और धारा के अनुकूल यानी कि जिधर धारा बह रही है धारा के ठीक जो है धारा के प्रवाह की ओर, यानी कि उस समय x प्लस क्या हो जाता है? y हो जाता है। तो x प्लस वाई बराबर ये दे दिया। फिर बोल रहा है कि समान दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेते हैं प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई बराबर उतना ही दूरी, यानी कि 9 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर, और 6 की स्पीड से जा रही है। तो ये पूछ क्या रहा है हमसे? तो हमसे पूछ रहा है कि धारा की गति क्या है। अरे जोड़कर आधा कर दीजिए, इसका जोड़कर क्या कर दीजिए? आधा कीजिए, तो इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? ये दोनों जो है कट जाएंगे, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये इसका जो 9/2 में प्लस 9/6 जोड़ दीजिए आप। तो इसको भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 3 से गुणा, लसा होगा 6, ये होगा 3 3 9 27, और प्लस ये कितना हो जाएगा? तो ये 9 हो जाएगा। 27 9 कितना होता है? 36, 9 7 16 36 होता है। 36 में 6 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6, 6 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो है ए है, सॉरी यहाँ पे क्या है? ए है ना। हाँ ठीक है, दोनों का चाल पूछा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें भी है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसमें भी है, तो ये आपका 3 होगा। क्या होगा? 3, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हालांकि 3 सब में दिया गया है। दूसरा भी पूछा है, तो वाई का मान आप रख देंगे तो उसमें दूसरा वाला आ जाएगा, उसमें कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, तो दूसरे में रख दीजिए। देखिए इसी तरह से किया है, फिर x माइनस वाई का मान रख दिया है, उसमें 1.5 आ गया है आपका। ठीक है, और 3 किलोमीटर तो आया ही था हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। क्या कह रहा है इसमें? तो इसमें कह रहा है कि अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। जैसे एराइज है, एराइज शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सीधा सीधा देखिए, इसका जो है आपको फैक्टोरियल निकाल देना है यहाँ पे, तो सीधा आपका मान आ जाएगा। तो ये होता है 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी 180 नहीं, क्या आएगा? 120 आएगा। फैक्टोरियल 5 कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, तो सीधा फैक्टोरियल 5 निकाल दीजिए यहाँ से, सीधा आपका मान क्या आ जाएगा? अब फैक्टोरियल 5 का मतलब सीधा उल्टा इसका 5 एक बार जो है गुणा करा दीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 तक, बस आ जाएगा आपका 120। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है
कि संख्या का गुणनफल होता है, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय, इन संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13। तो देखिए जब भी नंबर रिपीट होता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका अल्टरनेटिव सीरीज है, यानी 31, 25, यहाँ पे देखिए 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 6 कितना होगा? 25, यानी अगला नंबर 25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटिव सीरीज होता है। ठीक है, इसको पहचान में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज की 44 विकोणों की इन भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको आप अगर हल करेंगे तो नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा। तो सीधा फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/3 होता है। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। क्या होता है? n माइनस 3/2 होता है। तो माइनस 3 आपका नीचे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसमें से ऐसा मान रखिए जो है गुणा करने पे कितना आ जाए? पूरा 44 आ जाए। ये विकर्णों की संख्या है। किसकी संख्या है? विकर्ण का फार्मूला ये है। किसका है? विकर्ण का। अब विकर्ण 44 दिया है तो इसमें से देखिए 10 रखते हैं अगर, तो यहाँ पे जो होगा 10 और 10 गुणे 7 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो 7 5 35, ये ऑप्शन नहीं हो सकता 10 वाला। ठीक है, 12 रखिए, तो 12 जैसे रखेंगे तो 12 रखेंगे तो 12 गुणे 12 में से 3 जगह कितना होगा? 9, और 2 से भाग कीजिए 6, 6 9 54, ये भी नहीं होगा। 11 रखते हैं, तो जैसे ही आप 11 रखेंगे इसमें, तो 11 रखेंगे तो 11 गुणे 11 में से 3 जाएगा 8 और बटे 2, तो 2 चौके कितना हो गया? 8 और 11 चौक 44। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आप इस तरह से करेंगे, आसानी से आ जाएगा ऑप्शन के द्वारा। लेकिन अगर फार्मूले पर रख के अगर द्विघात समीकरण आपको हल करने आता है तो हल कीजिए, उससे टाइम आपका ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए कितना समीकरण बनाया है, तब जाके ये मान आपका आया है। अगला है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता होगी। जब भी घटना कोई नहीं घटित होगी तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। और अगर यदि घटना घटित होना निश्चित होता है तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1। दोनों चीज़ याद रखेंगे, ये डायरेक्ट प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। उसके बाद से बोल रहा है यहाँ पे कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। उनके वर्गों का अंतर यानी x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर दे दिया है आपका 28। तो क्या कीजिए? दोनों को भाग कर दीजिए ऊपर नीचे। तो इसको जैसे भाग करेंगे तो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा? 14 बार में। और इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई। तो इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 14। तो बताइए 14 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिलीग्राम को ग्राम में बदले। अरे मिलीग्राम का मतलब सर इसमें 1000 से सीधा भाग कर दीजिए, तो 3 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 1.589 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 83 रन बनाता है, जिसमें औसत रन 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद का उसका औसत क्या है? यानी 11वीं पारी के पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए 2 की वृद्धि हुई ना, तो 11 में 2 की वृद्धि हुई तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। तो 22 आप 83 में से घटा दीजिए। अरे 83 में से 22 घटा दीजिए, एक लाइन का सवाल है, कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा, और 61 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहे कि 7 लड़कों का औसत आयु 20 वर्ष है, तो पूरा योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 140 हो जाएगा। उसके बाद से लड़कों की औसत आयु इतना वर्ष, पहले 6 लड़कों की औसत आयु, तो 6 लड़के का मतलब कि 6 गुणे 19 दूना के 38 से 39, 39 बटा कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा, 2 से 3 बार में, और 3 9 27 का कितना होगा? इसको घटा दीजिए, 3 9 27 का 7, और तितली का 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 170 घटा दीजिए इसमें, तो आपका लास्ट में 3 आना चाहिए, और 3 विकल्प ऑप्शन नंबर बी में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी देखिए हल किया गया है आपके सामने। उसके बाद से है कि श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, तो 5 का पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद से जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से ये रहा। ये क्या बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम प्रारंभ करता है, दोनों एक के बाद एक अंतराल दिनों पर काम करते हैं, तो काम कितने दिनों पर होगा? अंतराल वाला क्वेश्चन है ना, तो देखिए ए एक काम 10 दिन में करता है, बी उसको जो है कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है।
तो जब दोनों काम करते हैं तो इनका दोनों का लसा लीजिए कितना होगा, आप कहेंगे 30। सर ये जो करेगा 3 दिन में करेगा और ये करेगा 2 दिन में, यानी कि 5 काम जो है वो कितना दिन में कर दे रहे हैं, 2 दिन में कर दे रहे हैं। 5 काम कितना दिन में कर दे रहे हैं, 2 दिन में कर दे रहे हैं। तो हमें कितना काम कराना है, 30, यानी इधर भी 6 से गुणा और इधर भी किससे गुणा, 6 से। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतराल वाला। ठीक है, यही क्या होगा आपका राइट है। 12 किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, इतना आसान सवाल आपसे पूछा गया है, कर सकते हैं ना। हाँ, कहीं दिक्कत होगा तो आप बात जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, निम्नलिखित में से संख्या युग्म को पहचानिए जो अन्यों से क्या है, भिन्न है। तो देखिए 32 में 2 से भाग करेंगे 16 बार में कटेगा, 6 से 6 बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में, लेकिन 4 से 42 नहीं कटेगा, यानी कि भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्टिक घड़ी सुबह 7 AM दिखाती है, जब घड़ी सीधे 1 PM पर है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम जाएगी। तो 7 से 1 पर जाने के लिए कितना घंटे तय करना पड़ेगा, आपको 5 घंटे तय करना पड़ेगा। अरे 7, 5, 12 और 1 यानी 6 घंटे तय करना पड़ेगा। कितना घंटे लगेंगे, तो इनका डिफरेंस लीजिए, 6 घंटे। आप प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो छतरी कितना हो जाएगा, 18, 180, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या बोल रहा है कि यदि कोड भाषा में पुरुष को महिला, ठीक है, पुरुष को क्या कहा जा रहा है, महिला के रूप में लिखा जाता है, और महिला को लड़की के रूप में लिखा जाता है, और लड़की को जो है लड़के के रूप में लिखा जाता है, और लड़की को जो है कार्यकर्ता के रूप में लिखा जाता है। तो 6 वर्षीय महिला का कोड क्या होगा। तो 6 वर्षीय महिला का मतलब महिला को क्या कहा जाता है, तो देखेंगे कि सर महिला को क्या कहा जाता है, महिला को जो है लड़की कहा जाता है। यहाँ पे जो बोल रहा है ना, 6 वर्षीय महिला है ना, तो महिला का मतलब 6 वर्ष की है तो लड़की होगी, और लड़की को क्या कहा जा रहा है, लड़के। तो यानी कि लड़की को क्या हो जाएगा, आंसर लड़के हो जाएगा। जिसको जो कहा जा रहा है वही उसके बाद वाला क्या होता है, उसका आंसर होता है लड़का। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 49वां, ये है कि 3, 5, 7 इसमें पूछ रहा है कि विषम का पता लगाइए। विषम का पता लगाना है, तो 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से 9, 9 के बाद से 11। तो विषम का पता लगाने के लिए आप विषम ही चुन लीजिए ना। देखिए 3, 5, 7 और 11 ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है एकमात्र क्या है, आपकी भाज्य संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक, अलग हो जाएगा। उसके बाद से अगले की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट प्रश्न है। बोल रहा है कि महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ है, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमरेश से हुआ है। जिया महेश से कैसे संबंधित है। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे महेश और जो है जिया के बारे में पूछ रहा है। महेश और किसके बारे में पूछ रहा है, जिया और महेश के बारे में। तो देखिए महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ, यानी कि महेश की पतोह लगेगी, पतोह लगेगी सिया से हुआ है। जिसकी बहन जिया का विवाह जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई अमर से हुआ है। किससे हुआ है, सुरेश के भाई अमर से हुआ है। तो सुरेश के भाई अमर से यानी उसी का बेटा होगा, उसकी भी बहू ही होगी, से हुआ है। तो जिया महेश से कैसे संबंधित है, अरे सीधा बहू से संबंधित है। किससे, बहू से। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये 50 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ये प्रैक्टिस नंबर आपका 3 था। वैसे हम पूरा 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।